नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव स्पेशल बुलेटिन में। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार के अहम निर्णय के बारे में जानकारी दी। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में राज्य में जितने भी राशन डिपो अलॉट होंगे उनमें 33% महिलाओं को दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां राशन कार्ड धारकों को मोबाइल डिपो के माध्यम से उनके घर तक राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। फरीदाबाद में ये प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। डिप्टी सीएम ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक विधायक की ओर से पूछे गए सवाल का ये जवाब दिया था। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह जानकारी दी। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ये जानकारी दी और महिलाओं को अहम तोहफा दुष्यंत चौटाला की ओर से दिया गया है। और तमाम निर्णय भी क्या कुछ बताए ये जानेंगे, विस्तार से इस बारे में जानकारी देंगे। आपको बता दें कि फिलहाल भविष्य में जितने भी राशन डिपो अलॉट किए जाएंगे, अब तक पुरुषों को अलॉट किए जाते थे, अब ये निर्णय लिया गया है कि महिलाओं को भी दिए जाएंगे और 33% महिलाओं की हिस्सेदारी उसमें रहने वाली है। यानी कि भविष्य में अगर कहीं भी राशन डिपो दिए जाते हैं तो 33% महिलाओं को दिए जाएंगे। और साथ ही ये जानकारी दी है कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर मोबाइल डिपो के माध्यम से उनके घर तक राशन उपलब्ध कराने की भी स्कीम है और कराया जा रहा है। फरीदाबाद में ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो प्रदेश में किस प्रकार से काम हो रहा है, ये जानकारी डिप्टी सीएम ने दी। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि डिप्टी सीएम ने महिलाओं को तोहफा तो दिया, उस पर महिलाओं की प्रतिक्रिया क्या कुछ आई? जी बिल्कुल, देखिए जब महिलाओं के लिए जैसे महिला दिवस कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और विधानसभा का जो बजट सत्र का दूसरा दिन था, उसमें जब सवाल किए गए विधायकों की ओर से, तो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की ओर से जो है बड़ी जो बात की गई महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के लिए उन्होंने जो राशन डिपो है उसमें 33% का जो है आरक्षण की उन्होंने बात की, कि जो उसमें 33% जो भागीदारी की उन्होंने बात की 33% जो डिपो होंगे प्रदेश में, जो राशन जो वितरित किया जाता है बीपीएल परिवारों को, गरीब परिवारों को, उनके जो डिपो जो है वो उनको अलॉट किए जाएंगे। तो ये इस पर महिलाओं ने जरूर धन्यवाद मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम, जो इनके पास खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का मंत्रालय की जिम्मेदारी भी उनके पास ही है, तो उनका धन्यवाद दिया। और इस बात से महिला दिवस के उपलक्ष्य में इस तरह की जो बात और महिलाओं को प्राथमिकता जो दी गई है उसके लिए जब हमारी महिलाओं से बात हुई प्रदेश की, तो उन्होंने धन्यवाद दिया। और इस तरह की जो भागीदारी जो महिलाओं की लगातार जो सरकार कदम बढ़ा रही है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया। और इस बात के लिए भी उन्होंने प्रसन्नता जताई कि जो अब राशन जो डिपो होंगे उसमें 33% जो है महिलाओं की भागीदारी होगी। और आगे भी उनका ये मानना है कि सरकार जो है इसी और जो कदम बढ़ाते हुए महिलाओं की जो भागीदारी है वो कई और अन्य कार्यों में भी प्राथमिकता से उपस्थिति दर्ज करवाने का काम करेगी। अभिषेक, बजट सत्र के दौरान महिलाओं को तोहफा देने के साथ साथ और क्या कुछ जानकारी दुष्यंत चौटाला ने दी, या फिर और किन किन बारे में बात की, किन किन मुद्दों को उठाया? जी बिल्कुल, देखिए जैसे उन्होंने ये भी कहा कि जो अब आने वाले समय में जो है ये जो राशन जो वितरण होगा वो मोबाइल वैन के द्वारा होगा और घर घर जो है राशन पहुंचाने की जो अब सरकार की ओर से काम किया जा रहा है। और फरीदाबाद जैसे जो जिले हैं वहां पर इस तरह का जो है कार्य जो है प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। तो एक अब आगे ये होता था कि राशन डिपो तक जो है जाकर राशन लेना पड़ता था, और अब इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि उनके घर जाकर जो है राशन वितरित सरकार की ओर से करवाया जाएगा। तो इस तरह की और दूसरा जो प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री है, उनकी ओर से वन नेशन वन राशन की जो स्कीम चलाई थी उसके तहत भी उन्होंने जानकारी दी कि 1,22,00,000 जो है प्रदेश के जो लोग हैं उनको आधार से लिंक कर दिया गया है। और अब
जो है उनके आधार नंबर से जो है राशन वितरित किया जाएगा। और जो आने वाले समय में जो लगभग सभी जो है वो जो अभ्यर्थी जो लाभार्थी है जिनको राशन दिया जाता है उनको सभी क्या जो है आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा। और जो मशीनों द्वारा जो आधुनिक मशीन है उनके द्वारा जो है राशन तोल कर पूरा माप करके उनको दिया जाएगा। और वहीं जो बड़ी एक और जानकारी जो डिप्टी सीएम ने दी कि जो कस्बे हैं वहां पर जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो और इससे निजात दिलवाने के लिए, जाम की स्थिति से निजात दिलवाने के लिए जो है कस्बों में भी अब बाईपास का जो है निर्माण किया जाएगा। बड़े शहरों में और शहरों में तो बाईपास का निर्माण की बात की जा रही थी, अब जो है कस्बों में भी जो हरियाणा के जो तमाम कस्बे हैं उसमें भी जो है बाईपास बनाने की जो प्रक्रिया है वो अमल में लाई जाएगी। जल्दी जो है बाईपास का काम जो शुरू किया जाएगा ताकि जो जाम की जो स्थिति उत्पन्न होती है उससे जो है जनता को निजात मिले। जी अभिषेक, बजट सत्र चल रहा है जिसकी शुरुआत ही हंगामेदार हुई थी, तो फिलहाल विपक्ष कौन कौन से मुद्दों पर हंगामा कर रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे शराब घोटाला है, जो अवैध शराब लॉकडाउन के दौरान जो है 45 के करीब जो मौतें हो गई थी जहरीली शराब से, और वहीं जो लॉकडाउन में जो अवैध शराब का जो कारोबार जो चला था प्रदेश में, तो उसको लेकर भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है लगाया गया था विपक्ष की ओर से। और वहीं जो रजिस्ट्री घोटाला, इस तरह के जो तमाम मुद्दे थे उस पर विपक्ष चाहता था कि इस पर बहस हो, इस पर सरकार जवाब दे, लेकिन कहीं ना कहीं किसान वाला जो मुद्दा था उस पर भी जो है विपक्ष की ओर से सवाल लगाए गए थे। लेकिन ये जो तमाम जो ये मुद्दे हैं इसको जो है सरकार विधानसभा की ओर से जो है इसको माना नहीं गया, इसको स्वीकार नहीं किया गया। तो इसके बाद जरूर विपक्ष ने ये बात कही कि कहीं ना कहीं जो है सरकार इन सभी मुद्दों पे, जो भ्रष्टाचार की बात हो या किसान आंदोलन की बात हो, इससे कहीं ना कहीं जो है सरकार बचना चाहती है। और अब जो 10 तारीख जो है नजदीकी है, अब इस पर अविश्वास प्रस्ताव जो है कांग्रेस लेके आएगी और इस पर चर्चा भी होगी और उसके बाद वोटिंग की भी जो है अपील की जाएगी। तो जरूर 10 तारीख का जो दिन है वो काफी हंगामेदार जो है होने के आसार है। बिल्कुल अभिषेक, किरण चौधरी ने भी ये तमाम आरोप लगाए थे कि कांग्रेस की ओर से तमाम प्रस्ताव लेकर आए गए हैं लेकिन सभी को नकार दिया गया। क्या इसके ऊपर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया आई है कि आखिर प्रस्तावों को नकारने की वजह क्या है? जी देखिए, जो सवाल जो उनका कहना, सवाल जो थे सवाल तो इस जो ड्रॉ के माध्यम से निकाले गए थे, जो सवाल ड्रॉ के माध्यम से निकाले गए थे और उनमें से कोई अति महत्वपूर्ण जो सवाल थे वो वैसे भी लिए गए थे। लेकिन तो अब जो है जैसे किरण चौधरी के लिए आपने जो कहा, तो किरण चौधरी ने एसवाईएल का जो है मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उस प्रस्ताव को भी जो है नहीं माना गया, उसको स्वीकार नहीं किया गया। तो इसके बाद जो किरण चौधरी ने साफ तौर पे यही कहना है कि जो सरकार कहीं ना कहीं जो है इस तरह के जो प्रदेश के हित के या जो ज्वलंत मुद्दे जो हैं प्रदेश में इस समय, जो कानून व्यवस्था जैसी स्थिति जैसी बनी हुई है इस समय, ऐसे जो तमाम जो मुद्दे हैं उनसे सरकार कहीं ना कहीं जो है बचना चाह रही है। लेकिन जो विपक्ष है वो अपनी विधानसभा सत्र के दौरान और जरूर पूरे जोर शोर से इन मुद्दों को उठाने की और जनता की आवाज विधानसभा तक पहुंचाने का काम करेगा। और इसी में जो है जो विपक्ष इसी काम में अब लगा हुआ, अविश्वास प्रस्ताव जो है इस किसान आंदोलन के चलते अब लाया जा रहा है और इस पर ये तमाम जो विधायक हैं उनकी वोटिंग की भी अपील की जाएगी, सरकार के कौन साथ है और कौन किसानों के साथ है। तो अभी ये 10 तारीख को देखना होगा कि कितने जो विधायक हैं जो किसान आंदोलन का समर्थन करने की बात करते हैं और वो वोटिंग से पता चल जाएगा कि किसानों के साथ कौन कौन खड़ा है। जी बिल्कुल अभिषेक, सवाल तो यहाँ पर यही है कि एसवाईएल का जो मुद्दा है किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी की ओर से उठाया गया था। बीजेपी के नेता भूख हड़ताल पर बैठे थे और ये कह रहे थे कि जब आप आंदोलन कर रहे हैं तो लगे हाथ एसवाईएल को भी सुलझा लीजिए, और किसान आंदोलन अभी भी चल रहा है, एसवाईएल का मुद्दा भी उसी दौरान आया। और अगर ऐसे में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विपक्ष उठाता है तो सरकार ने इस चीज को नकार दिया है, तो क्या उसके बाद सरकार ने कोई सफाई दी है? क्योंकि किरण चौधरी का यह कहना है कि सरकार की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया कि यह मुद्दा फिलहाल जरूरी नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए किसान आंदोलन के बीच में जल अधिकार रैली जो है मुख्यमंत्री की ओर से की गई थी। नारनौल में पानी को लेकर जो है मुख्यमंत्री की ओर से एक रैली की गई थी। तो इस तरह की जो अब जो अटेली से जो विधायक है नरेश यादव, जो पूर्व विधायक हैं, उनकी ओर से भी जो है ये मुद्दा विधानसभा के बाहर उठाया जा रहा है। वो लगातार जो समर्थन पत्र जो है पंजाब के
तमाम विधायकों को और हरियाणा के विधायकों जो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो उनसे पानी के मुद्दे को समर्थन करने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा जा रहा है कि एसवाईएल के विषय को जो है विधानसभा में उठाया जाए और जो एक प्रस्ताव पारित करके जो है प्रधानमंत्री को भेजा जाए और उनसे समय लिया जाए, और ताकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो हरियाणा के हक में जो आदेश आया हुआ है उसको अमल में लाया जाए और एसवाईएल का जो पानी है प्रदेश को उसके हिस्से का जो पानी है वो दिलवाया जाए। तो अब जो किरण चौधरी की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया, लेकिन सरकार ने इसको नकार दिया, विधानसभा ने इसको नकार दिया, क्योंकि अभी उनका ये मानना है कि ये अभी इतना जरूरी विषय नहीं है और कई तमाम जो विषय जो हरियाणा के डेवलपमेंट से जुड़े हुए जनता के जो हित के जो कार्य हैं उन पर जो है पहले बात की जाएगी, उसके बाद जो है ये इस तरह के जो मुद्दे हैं उनसे लाया जाएगा। और विपक्ष का ये साफ तौर पे ये आरोप है कि जो इस समय जो बड़े मुद्दे हैं उनसे सरकार कहीं ना कहीं बचना चाहती है, उन पर जवाब नहीं देना चाहती, और इसीलिए जो ये इस तरह के जो विषय हैं उनको नकारा जा रहा है। जी शुक्रिया अभिषेक, ज्यादा जानकारी देने के लिए। इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली टूरिज्म विभाग के अंतर्गत कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों ने कई महीने की सैलरी न मिलने से नाराज होकर टूरिज्म विभाग के दफ्तर के पास धरना प्रदर्शन किया है। लोगों का कहना है कि 3 महीने से सैलरी नहीं मिलने से घर चलाना मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि वो पिछले 20 सालों से वहां नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 3 महीने तक सैलरी ना मिले। कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार पर भी तंज कसा कि हमें ठेकेदार के अंतर्गत काम करवा रहे हैं, ना तो हमें पक्का किया जा रहा है और ठेकेदार लगातार हमारा शोषण भी कर रहा है। इसलिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए और हमें पक्का किया जाए। 2019 से काम कर रहा हूँ, 23 मार्च से, और मुझे ना अप्रैल की तनख्वाह मिली है, ना मई की मिली, ना जून की मिली। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये इतने महीने हो गए, इतने दिन से काम कर रहा हूँ। घर में कैसे काम चलेगा और हम घर का बोझ कैसे उठाएं जो तनख्वाह नहीं मिलेगी तो। तनख्वाह को लेकर के या पक्के करने की बात को लेकर के ऐसे ये बात हो रही है कि दिल्ली सरकार से कभी आपने मुलाकात की आप लोगों ने? नहीं, हम इंचार्ज से बोलते हैं तो बोलता है कि आप खुद ही कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों को एक तो वेतन समय से नहीं मिलता है और जो वेतन मिलता है तो उसकी कटौती की जाती है। 13,300 रुपये की जो वेतन हमें मिलता है, हमारा मिनिमम बेस जो मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है हमें। और हर दिवाली पे बोनस मिलता है, बोनस भी नहीं दिया जाता। सभी वर्कर हमारे साथ जितने भी काम कर रहे हैं सभी को यही, अगर हम कुछ आगे कदम उठाने की कोशिश करने कहते तो हमें निकाल दिया जाएगा यहाँ से। ऐसे काम मत करो। कहीं ना कहीं लगता है कि करोड़ों रुपए का हर मंथ घोटाला होता है। हाँ, बिल्कुल होता होगा सर, क्योंकि हमें सैलरी नहीं मिल रही, हमारा पैसा कहाँ जाता है? घोटाले में ही जाता होगा। मिनिमम सैलरी कितनी होनी चाहिए आप लोगों को? जो हमें जो विभाग से हमें सैलरी दी थी, हमें 17,992 रुपये सैलरी दी थी। विभाग ने हमें अच्छी तरह से सैलरी दी, बट जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट देते हैं या अपेक्स सिक्योरिटी को टेंडर दिया जाता है, हर बार इसी का रिन्यू किया जाता है, तो उसमें ये होता है कि उसमें कभी तो चेक देता है, बाउंस हो जाता है, और जो कैश देता है उसको वो भी 11,300 रुपये, किसी को 11,000, किसी को 14,000, मतलब किसी को पता ही नहीं किसको सैलरी कितनी मिल रही है। आपका यही कहना है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए? ठेकेदारी प्रथा खत्म करके इसे सरकारी एजेंसी को टेंडर दिया जाए, जो पहले चल रहा था। बीच में फिर उन्होंने मना कर दिया कि टेंडर अब नहीं, अपेक्स को ही दिया जाएगा। तो दिल्ली टूरिज्म विभाग के अंतर्गत कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया है। कर्मचारी को आपने सुना, साफ तौर पर कहना है कि कई महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, जिसके चलते घर चलाना मुश्किल। बता दें कि कई सालों से कर्मचारी वहां पर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन पहले इस तरीके की समस्या कभी नहीं आई। हालांकि अब समस्या ज्यादा हो गई है, जिसके चलते इस तरह से प्रदर्शन करना पड़ा है। दूसरी ओर ठेकेदारी प्रथा का विरोध करते हुए कर्मचारी साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि विभाग की ओर से तनख्वाह सही दी जाती है, लेकिन उन तक पहुंचने में काफी कटौती हो जाती है। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता राजीव लाइव जुड़ गए। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे कि कब से सैलरी नहीं मिली है, और कर्मचारी का साफ तौर पर कहना है कि विभाग तो उन्हें अच्छी सैलरी दे रहा है, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पा रही है। जिस तरह से बात करें दिल्ली टूरिज्म की, तो दिल्ली टूरिज्म के अंदर जिस तरीके से कर्मचारी जो है वो उनकी सैलरी बिल्कुल ठीक है, यानी सरकार के हिसाब से जो तय की गई थी
17 से 18,000 रुपए वो बिल्कुल तय है। मगर जिस तरीके से बात करें ठेकेदारी प्रथा की, तो ठेकेदारी प्रथा के अंदर कहीं ना कहीं जो उनकी सैलरी होती है उसके अंदर कटौती की जाती है। लगभग उन्हें 10 से 11,000 रुपए ही सैलरी दी जा रही है, और कहीं ना कहीं जो उनका प्रॉफिट होना चाहिए था, यानी कि जो 18,000 के यानी कि 7,000 के करीब या 8,000 के करीब जो उनको कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है उसका। मगर जिस तरीके से बात करें ठेकेदारी प्रथा की, तो ठेकेदारी प्रथा के अंदर अब इन लोगों को सैलरी नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, और घर चलाने के लिए जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं इनकी बिगड़ चुकी है। मगर जिस तरीके से लगातार सरकार जो कह सकते हैं टूरिज्म के कर्मचारी हैं वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए और इनको पक्का किया जाए, क्योंकि 20-20 साल से ये लोग काम कर रहे हैं और इनको कैसे पक्का नहीं किया गया है और ठेकेदारी प्रथा के अंदर ही रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ठेकेदार जो है वो इनका शोषण करता है, और कहीं ना कहीं सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं जो इनकी सैलरी होती है उसको कहीं ना कहीं रोका जाता है। अगर ये सैलरी की ज्यादा डिमांड करते हैं या फिर कहते हैं कि आप हमारे सैलरी दीजिए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, तो इनको नौकरी से बाहर निकालने की धमकी भी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से परेशानियां इन लोगों की, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और दिल्ली सरकार को तो जी ठेकेदारी प्रथा को विस्तार से बताइए। आखिर इतने हजारों का शोषण और हर महीने हर कर्मचारी के साथ कैसे हो जाता है? क्या सरकार की इस पर नजर नहीं जाती? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से जो टूरिज्म विभाग है वो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, और खूब जो उप मुख्यमंत्री हैं यानी कि मनीष सिसोदिया ये उनके अंडर में है। और कहीं ना कहीं जो ठेकेदारी प्रथा है, यानी कि सीधे सीधे कहें तो सरकार के द्वारा जो ठेका दिया जाता है उसके अंडर में ये रखे जाते हैं, और लगभग 20-20 साल से इनको रखा जा रहा है, यानी कि नौकरियां करवाई जा रही है। मगर सरकार की तरफ से इनको 17 से 18,000 रुपए सैलरी दी जाती है, मगर जब इनसे ठेकेदार जो साइन करवाता है तो वो लगभग 18,000 रुपए ही साइन करवाता है, और कहीं ना कहीं जो सैलरी दी जाती है वो 10 से 11,000 रुपए दी जाती है। तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे कहे तो 7-8,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो ठेकेदार को हो जाता है, और कहीं ना कहीं जो इनकी नुकसान है वो कहीं ना कहीं इन्हें झेलना पड़ता है। मगर फिर भी क्या करे, मरता क्या नहीं करता, तो नौकरी तो करनी पड़ेगी, रोटी खिलानी बच्चों तो को। राजीव, तो कहीं ना कहीं क्या ये जानकारी प्रशासन तक नहीं पहुंचती कि इस तरह से शोषण हो रहा है कर्मचारियों का? तो सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि एक और सरकार सब कुछ निजीकरण की ओर जा रही है। अगर सब कुछ निजीकरण की तरफ चला जाएगा तो और ठेकेदारी प्रथा आ जाएगी, तो इस तरह से तो सभी का शोषण होने लगेगा। देखिए यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, ठेकेदारी प्रथा के लिए सभी सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे रेलवे विभाग को लेके आने की बात हो, एयरपोर्ट विभाग की हो, तो तमाम जो दिल्ली के अंदर भी तो यही प्रथा देखने को मिल रही है। सब प्राइवेट सेक्टर को ही आगे किया जा रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर में जब नौकरियां ही रहेंगी और नौकरियां रहेंगी तो वो ठेकेदार के अंडर में रहेगी, और इस तरीके की परेशानियां बिल्कुल बनेंगी, और कहीं ना कहीं ठेकेदार जो है वो शोषण करता हुआ नजर आएगा। मगर दिल्ली सरकार को इसके बारे में जानकारी बिल्कुल है, और यहाँ तक कि जो ठेकेदार है वो उनको भी पता है कि ठेकेदार क्या करते हैं और सैलरी कितनी देते हैं। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार बार बार कहती है कि हम ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे, चाहे एमसीडी के अंदर हो या फिर और विभागों के अंदर हो। मगर वो कहीं ना कहीं जो इसके अंदर लीपापोती जरूर की जा रही है, और जो कर्मचारी है उनका साफ कहना है कहीं ना कहीं इनके अंदर लीपापोती है, यानी कि जो अधिकारी हैं या फिर दिल्ली सरकार के जो अधिकारी हैं या फिर ठेकेदार जो है वो कहीं ना कहीं आपस में सेटिंग करे हुए हैं, और कहीं ना कहीं जो उनका सैलरी का पैसा होता है वो कहीं ना कहीं मार लिया जाता है। मगर जब इनसे ये लोग ठेकेदार से सैलरी मांग रहे थे तो कहीं ना कहीं 3 महीने का समय हो चुका है, और 3 महीने से ज्यादा का समय है, मगर कहीं ना कहीं जब ठेकेदार से सैलरी मांगी गई तो तनख्वाह किसने नहीं दी है? ठेकेदार की ओर से सैलरी नहीं दी जा रही है या फिर सरकार की ओर से भी नहीं दी जा रही 3 महीने से? देखिए बिल्कुल सारी दिल्ली सरकार की तरफ से ठेकेदार को पैसे दिए जा रहे हैं, यहाँ तक कि सैलरी का जो पूरा पैसा है वो दिया जा रहा है, मगर जो ठेकेदार है वो आगे से सैलरी कर्मचारियों तक सैलरी नहीं दे रहा है, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये लोग परेशान है। आप इनसे सोचिए कि इनका जो गुजारा है वो किस तरीके से करेंगे, क्योंकि 3 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, अब 4था महीना चल रहा है, तो और होली का जो फेस्टिवल है वो भी बिल्कुल नजदीक आ चुका है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। आप सोचिए इनकी परेशानी कितनी बढ़ चुकी है, मगर यही एक गुहार लगा रहे हैं, इनको मजबूरी में आकर प्रदर्शन करना पड़ा। तो इन लोगों ने डिप्टी सीएम से मिलने की कोशिश की, मुलाकात की? देखिए इन लोगों को ठेकेदार जो है या फिर क्या अधिकारी जो है वो ऊपर जो मनीष सिसोदिया है उनसे नहीं मिलने दिया जाता है, ना ही बड़े अधिकारियों से मिलना दिया जाता है, क्योंकि सीधे सीधे कह दिया जाता है कि आप ठेकेदार के अंडर में तो आप ठेकेदार से बात कीजिए, सरकार से कोई लेना देना नहीं है। मगर कहीं ना कहीं सरकार और बीच में ठेकेदार के बीच में कहीं ना कहीं जो तालमेल है, सेटिंग है, या फिर कहें जो कह सकते हैं आपस में जो तालमेल बनाया हुआ है, उससे कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है उसको नुकसान हो रहा है। कर्मचारियों के बारे में दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए और कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि ठेकेदार जो है वो साइन कितने पे करवाता है और कितने पे कितनी सैलरी दी जाती है, ये सारी जांच का विषय है, और ये देखना होगा दिल्ली सरकार इसके अंदर कितने कदम उठाती है। जी
फिलहाल कर्मचारियों की क्या कुछ मांगे हैं, क्या कह रहे हैं? क्योंकि काफी महीने से, एक तो पहली बात रोजगार की इतनी समस्या है जब से कोरोना आया है, दूसरी ओर हम लोग इकोनॉमी बूस्ट करने की बात कर रहे हैं, और इस तरह से जनता का परेशान होना कोरोना के वक्त में जब सब कुछ महंगा हो गया है, महंगाई आसमान छू रही है, दूसरी ओर तनख्वाह ना मिलना, तो काफी समस्याएं आती होंगी जीवन यापन करने में। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे हमने कर्मचारियों से जानने की कोशिश करी तो कर्मचारियों ने भी साफ कहा कि हमें जब सैलरियां ही नहीं मिल रही तो हम गुजारा कैसे करेंगे, ऊपर से महंगाई इतनी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं सरकार हमारे बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोग लगभग 20-20 साल से यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सैलरी है वो कट के मिलती है, यानी कि जो 18,000 की जगह पे 10,000 मिलते हैं, 11,000 मिलते हैं, उसमें भी वो गुजारा करने के लिए मजबूर है। और जिस तरीके से बात करें सरकार की गाइडलाइन जरूर होती है, और यहाँ तक कि ठेकेदार से बिल्कुल रिकॉर्ड के तौर पर चेक किया जाता है कि ठेकेदार कितने पैसे दे रहा है, मगर कहीं ना कहीं जो इसके अंदर लीपा पोती जरूर होती है, क्योंकि जब ठेकेदार 7-7, 8-8 हजार रुपए जो सैलरी है उनकी काटेगा और कहीं ना कहीं उनको डराएगा धमकाएगा, और कहीं ना कहीं सैलरी जब टाइम से नहीं दी जाएगी तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ती है। मगर बात करें जिस तरीके से ग्राउंड लेवल की, जो कर्मचारी है वो बिल्कुल मजबूर है, क्योंकि जो पूरी कोरोना के अंदर जो स्थिति थी वो बिल्कुल डामाडोल हो चुकी थी, और जो अब आपकी बात करें जो कहीं ना कहीं स्थिति संभलनी थी वो भी कहीं ना कहीं संभलती नजर नहीं आ रही है। ऊपर से महंगाई हो रही है और ऊपर से एक होली का फेस्टिवल भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर घर चलाने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है इन लोगों को। मगर सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, और सरकार तक आवाज उठाने के लिए ही इन्होंने प्रदर्शन किया था, ताकि सरकार तक इनकी जो आवाज है वो वहां तक पहुंचे, मगर सरकार तक शायद कितनी आवाज पहुंच पाती है ये जरूर देखना होगा। जी बिल्कुल राजीव, ये तो सरकारी दफ्तर की बात करें जहां ठेकेदार प्रथा चल रही है, कर्मचारी इतने परेशान है, प्राइवेट सेक्टर में तो इससे भी बुरा हाल है। शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान अपनी जान की परवाह ना करने वाले रेलवे कर्मचारियों के वैक्सीनेशन के लिए रेलवे ने बकायदा वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की है। इस वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत मुंबई के जगजीवन राम अस्पताल में की गई है। इस सेंटर में रेल कर्मचारियों और उनके परिवार को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन सेंटर खुलते ही सबसे पहले पश्चिम रेलवे के जीएम आलोक कंसल ने प्रक्रिया का पालन करते हुए वैक्सीन लगवाई और कहा कि कोरोना काल में बड़ी सख्ती में इन लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया। रेल कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए ड्यूटी पर डटे रहे, कुछ इसमें शहीद भी हुए। ऐसे में रेलवे के बाकी के कर्मचारियों को कोरोना के प्रभाव से बचाने के लिए बीएमसी से वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की इजाजत मांगी गई थी, और इजाजत मिलने के बाद ही वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत हुई है, जिसके जरिए रेल कर्मचारियों और उनके परिवार को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो कोरोना का कहर जारी है। आपको बता दें मुंबई महाराष्ट्र में सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त कोरोना एक बार फिर से कहर बरपा रहा है और मुंबई में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में रेलवे कर्मचारी जो कि लॉकडाउन के दौरान भी डटे रहे थे, लगातार अपनी सेवा दे रहे थे, लोगों की सहायता कर रहे थे बिना अपनी जान की परवाह किए, ऐसे में अब सरकार की ओर से अलग से सेंटर बनाया जा रहा है जिसमें रेल कर्मचारियों को वैक्सीन लगेगी, साथ ही उनके परिवार भी वैक्सीन लगवा पाएंगे। और इस वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत हो चुकी है, अब कर्मचारी वहां पर वैक्सीन लगवा सकते हैं। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन सेंटर खुलते ही सबसे पहले पश्चिम रेलवे के जीएम आलोक ने वैक्सीन लगवाई है। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है, रोजाना ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, हजारों की संख्या में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में डर जो है लोगों के मन में फिर से एक बार बनते हुए कोरोना के लिए, हालांकि लापरवाही लगातार बरत रहे हैं लोग। बाजारों की तस्वीर देखें तो कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते हुए दिखाई नहीं देता है। तमाम ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो काफी गंभीर होती हैं। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी लाइव जुड़ गए। सत्यप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, कोरोना के मामले लगातार एक और मुंबई में बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी ओर रेलवे के योद्धाओं के लिए ये अच्छा तोहफा, तो रेल कर्मचारियों ने इसकी सराहना की होगी। जी मानसी, देखिए जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान लगातार रेलवे ने अपनी सेवा दी जी, चाहे वो श्रमिक ट्रेन चलाने की बात हो या फिर एसेंशियल सर्विस के नाम पे, अत्यावश्यक सेवा के नाम पे तमाम मुंबई की लोकलें जो चलाई गई, इस दौरान तमाम रेलवे के कर्मचारी या फिर उनके परिवार प्रभावित हुए। ऐसे में कई कर्मचारियों सहित अन्य लोगों की मौत भी हो गई। इसको लेकर रेलवे ने जो है मुंबई महानगर पालिका से मांग की थी, उनका एक अलग से वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जाए। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार उनको जो है एक वैक्सीनेशन सेंटर बनाने का मौका दिया गया। यह वैक्सीनेशन सेंटर मुंबई के जगजीवन दास हॉस्पिटल में दिया गया है। अब ऐसे में लगातार ये देखा जा रहा है कि कितने कोरोना योद्धा हैं, कितने कर्मचारी हैं जिनको वैक्सीनेशन देने की तैयारी करनी है।
सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार की जिस तरह से गाइडलाइन दी गई थी उसके तहत जो है वेस्टर्न रेलवे के जीएम आलोक कंसल ने खुद कल वैक्सीनेशन करवाया और उद्घाटन करते हुए कहा है कि रेलवे कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ा ये तोहफा है। जी बिल्कुल, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, फिलहाल उसको लेकर क्या कुछ स्थिति है? देखिए, कोरोना को लेकर जिस तरह से रेलवे ने गाइडलाइन जारी किया है, रेलवे हर बार ये नजर रख रही है। वहीं रेलवे पुलिस कर्मियों को भी आगाह किया गया है कि रेलवे स्टेशनों पे ज्यादा जो गर्दी न हो, इसके लिए कई अन्य वैकल्पिक गेट भी खोल दिया गया है कि जिससे लोग आना जाना सुगमता से हो सके। रेलवे स्टेशनों पे ज्यादा से ज्यादा भीड़ न हो, उसको लेकर भी लगातार नजर रखी जा रही है। लेकिन जिस तरह से रेलवे की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई कि जो रेलवे स्टेशनों पे भीड़ हो जाती है, कंपार्टमेंट में भीड़ हो जाती है, उसको देखते हुए रेलवे लगातार एक के बाद एक अहम कदम उठा रही है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, इसी कड़ी में एक और कदम उठाया गया है, महंगाई बढ़ा दी गई है, रेलवे का किराया बढ़ा है और साथ ही वहां पर जो प्लेटफॉर्म टिकट ली जाती है, सुना उसका किराया भी 5 गुना कर दिया गया है। टिकट का दाम रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट जो है 50 रुपए कर दिया जाएगा। जाहिर तौर पर रेलवे अपने राजस्व को कायम करने के लिए जिस तरह से बीते दिनों रेलवे ने तमाम सेवाएं दी है, लेकिन राजस्व उनको नहीं मिला है, उसको लेकर रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट मांगा है। हालांकि कई बार ये भी देखा जाता है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सोने के लिए जाते हैं, तो जाहिर तौर पर ये कहीं न कहीं बातों को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ा दिया है, हालांकि 50 रुपए कर दिया है। इस तरह से चीजें होने से कहीं न कहीं रेलवे प्रशासन और रेलवे राजस्व को भी काफी राहत मिल सकती है। लेकिन रेलवे का किराया, ट्रेन का किराया भी बढ़ाया गया है सत्यप्रकाश, और दूसरी ओर महंगाई तो वैसे ही आसमान छू रही है और इसका असर भी सीधा आम जनता पर ही पड़ रहा है। देखिए, रेलवे किराया बढ़ाने के लिए वेस्टर्न रेलवे नहीं बल्कि देश की पश्चिम रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे ने डिसाइड किया है किस तरह से किराया बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस पे जो प्रमुख सहमति है वो कहीं न कहीं अभी बाकी है। हालांकि आधिकारिक तौर पे कह दिया कि रेलवे के किराया बढ़ाया जाएगा, लेकिन कितने बढ़ाया जाएगा, कितने % बढ़ाए जाएंगे, किस डिपार्टमेंट के बढ़ाए जाएंगे, लोकल बढ़ाए जाएंगे या फिर एक्सप्रेस ट्रेनों के बढ़ाए जाएंगे, तो इस सब सारी चीजें जो है कहीं न कहीं आखिरी मुहर लगने की बारी है। रेलवे कर्मचारियों को अब सरकार की ओर से वैक्सीन लगाई जा रही है, सेंटर अलग से खुलवा दिया और परिवार के लिए भी ये सहूलियत दी गई है, तो उसके ऊपर क्या कुछ प्रतिक्रिया रेलवे कर्मचारियों की ओर से आ रही है? देखिए हिमांशी, जिस तरह से लगातार मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण पसार रहा है, ऐसे में बीएमसी के वैक्सीनेशन सेंटर पे किया जाए या फिर प्राइवेट सेंटर पे किया जाए, तमाम जगह भीड़ हो रही है, लोगों को नजर में भी आ रहा है। ऐसे में रेलवे ने ये निर्धारित किया कि उनके लिए खुद का एक वैक्सीनेशन सेंटर होना चाहिए, जहां पर न सिर्फ रेलवे कर्मचारी, उनके परिवार और सेवानिवृत्त जो रेलवे कर्मचारी है उनको भी वैक्सीन दिया जाएगा। इस तरह की परियोजना के बाद जो है बीएमसी ने सहमति दी। आखिरकार मुंबई को वेस्टर्न रेलवे के द्वारा जो है एक वैक्सीनेशन सेंटर दे दिया गया है, जहां पे कल से ही वैक्सीन लेने का काम शुरू कर दिया गया। शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए सत्यप्रकाश। तो फिलहाल राजधानी लाइव स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें एएनबी न्यूज। नमस्कार।